नमस्कार, मैं हूं मनप्रीत और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वायरल सच। सीएसआर ट्रस्ट हरियाणा के उपाध्यक्ष मनोनीत करने पर बोधराज सीकरी द्वारा मुख्यमंत्री का आभार समारोह आयोजित करके पंजाबी समुदाय की गौरव गाथा भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल के समक्ष रखी। उन बुजुर्गों से रूबरू कराया जो भारत पाकिस्तान बंटवारे में यहां आए और खुद को स्थापित किया। इस मौके पर सीएम मनोहर लाल ने भी बोधराज सीकरी की यहां पीठ थपथपाते हुए कहा कि उन्होंने बड़ी मेहनत करके इन लोगों को पहचान दिलाने का प्रयास किया है। इस अवसर पर बोधराज सीकरी एवं उनकी पत्नी सुरेश सीकरी ने मुख्यमंत्री समेत सभी अतिथियों का भव्य स्वागत किया। बोधराज सीकरी द्वारा बंटवारे के समय बुजुर्गों की जीवन गाथा को पुस्तक में संकलित करने के प्रयास को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सराहा। उन्होंने कहा कि देश के विभाजन के समय बुजुर्गों ने बहुत पीड़ा झेली है। उनके दादा दादी ने उन्हें बताया कि किस तरह से वह पाकिस्तान से भारत पहुंचे थे और यहां पुरुषार्थ करके स्वयं को स्थापित किया। यहां शिविर में आकर रहे इस समाज की संघर्ष की गाथा परमार्थ की है, न केवल समाज की सेवा की है बल्कि उद्योग और व्यापार के माध्यम से देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत भी किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बोधराज सीकरी के सम्मान में कहा कि उनमें समाज सेवा की धुन लगी रहती है। प्रदेश में सीएसआर ट्रस्ट का उन्हें उपाध्यक्ष बनाया गया। कोरोना महामारी में बोधराज सीकरी ने अच्छा काम किया। सीएसआर का पैसा सही जगह पर लगाया गया। सबने मिलकर कोरोना से लड़ाई लड़ी। जिन महानुभाव के निमंत्रण पर हम यहाँ पधारे हैं, बहुत ही कर्मठ, बहुत समाज सेवी और शहर में अपना स्थान बहुत ही बखूबी सेवा के भाव से बनाते हुए ऐसे श्री बोधराज सीकरी, और साथ ही जिनकी चर्चा विशेष रूप से सीकरी जी ने भी की है, मैं भी कर रहा हूँ। अपनी आयु के इस पड़ाव पर जिनका योगदान समाज के लिए, इस शहर के लिए, जो मार्गदर्शन करने वाला और निश्चित रूप से अपने शतक की पारी को भी पार करने वाले ऐसे मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं बहनों, पत्रकार छायाकार मित्रों, निमंत्रण मुझे दिया गया था केवल लंच का। मुझे पता नहीं था कि लंच करने से पहले ही मेहनत भी करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो मैं सीकरी जी को और उन सब बुजुर्गों को जिन्होंने ये जो पुस्तक का विमोचन किया है, बुजुर्गों की जवानी विभाजन की अमर कहानी, इसमें अपने लेख लिखे हैं। मैं सारा देख तो नहीं पाया, लेकिन जैसे मैंने इसमें थोड़ा सा संदर्भ देखे हैं तो बहुत सटीक रूप से ऐसे लिखे जाने वाले लेख और अपने कई तरह के अनुभव भी इसमें लिखे गए हैं। ये अपने आप में वास्तव में एक कहानी है। देश की आजादी की कहानी तो है, लेकिन साथ में इस देश की विभाजन की कहानी भी है। 14 अगस्त को 1947 को देश विभाजित हुआ और फिर उसका जो हमारा एक अखंड भारत का जो स्वरूप था, उसका एक हिस्सा हमसे बिछड़ गया और बाकी शेष बचा भारत को आजाद हुआ। ये पीड़ा आप सब लोगों के जो बुजुर्ग हैं उनको तो स्वाभाविक है क्योंकि उन्होंने झेली है ये पीड़ा, लेकिन जिनका जन्म 47 के बाद हुआ है, इस भारत भूमि के आज जो स्वतंत्र शेष भारत है उसमें हुई है, तो उन्होंने तो कहानियां सुनी है। मुझे याद है मेरे दादाजी, मेरी दादी जी, क्योंकि हमारे पिताजी की आयु उस समय मात्र 16-17 वर्ष थी, उनकी शादी यहाँ आके हुई, लेकिन दादाजी दादी जी वो हमको सारी विभाजन की वो कहानियां, पीड़ादायक सब बातें, जैसे वहां से छोड़ करके इतने कपड़ों में यहाँ आना पड़ा, कोई सामान नहीं था, थोड़ा बहुत लेके चले भी तो रास्ते में छूटता चला गया, कैसे कैंपों में आकर के उनको रहना पड़ा, कैसे बाद में जो थोड़ी बहुत जमीनें वहां थी वो यहाँ अलॉटमेंट हुई, अपना संघर्ष का काम किया और अपने जीवन को, अपने परिवार को आगे बढ़ाते हुए समाज की भी सेवा की।
और न केवल समाज की सेवा की, बल्कि अच्छे उद्योग और अच्छे व्यापार के माध्यम से आगे बढ़ते हुए इस देश की, इस प्रदेश की आर्थिक स्थिति को मजबूत भी किया। अब कितना सत्य है, कहां तक सत्य है, क्योंकि हमने प्रत्यक्ष तो देखा नहीं, लेकिन जो चर्चाएं सुनी कि उस समय एक चर्चा चली समाज में, क्योंकि संविधान जब बन रहा था अपने देश का, उसमें आरक्षण का प्रावधान, इस पर भी चर्चा थी। तो अपनी समाज की एक जो उस समय की कहानी बताई है लोगों ने कि चर्चा चली कि हमको भी रिजर्वेशन चाहिए। वहीं कुछ महानुभाव ऐसे भी थे जिनका कि नहीं, हमको आरक्षण नहीं चाहिए। रिजर्वेशन से तो हमारा जो संघर्ष करने का वादा वो खत्म हो जाएगा। हम भी समाज के तक कुछ विशेष स्थान बनाने के लिए, फिर जो एक आगे बढ़ने के लिए, पुरुषार्थ करने के लिए जो वादा हमको दबता है तो हमको नहीं लेना चाहिए। और अंततः विजयी उसी पक्ष की हुई जिन्होंने कहा कि हमको नहीं लेना चाहिए रिजर्वेशन। और वो कारण है कि जिस संघर्ष से यहाँ तक पहुंचे, एक एक परिवार की अच्छी कहानियां हैं। बड़े बड़े उद्योगपति हो गए हैं, बड़े बड़े व्यापारी हो गए हैं, देश और दुनिया में बहुत अच्छे स्थानों पर काम करने वाले ऐसे बड़े अधिकारी भी हो गए। तो सारी कहानी लंबी कहानी है, आप सब लोग जानते हैं। मेरा इतना निवेदन है कि जिनको प्रत्यक्ष उन कहानियों का, घटनाओं का अनुभव है, नई पीढ़ी को जरूर प्रेरणा दें, जरूर प्रेरणा दें, ताकि उनके मन में भी देश प्रेम की भावना जागे। इन्हीं में से देश प्रेम की भावना जागती है। अगर देश प्रेम ऐसा नहीं है कि कोई खरीदा नहीं जा सकता है, कोई थोपा नहीं जा सकता है, और केवल किताबों से पढ़ने से भी नहीं आता है। प्रत्यक्ष जिन्होंने भोगा है वो जब बताते हैं तो मन में उबाल उठता है कि कैसे उस समय मार काट हुई, कैसे लोगों ने जुल्म सहे, कैसे अपने आप को बचा करके यहाँ लाए, कैसे अपनी जवान बेटियों को अपनी तलवार से गर्दन उतार दी हुई, ये घटनाएं हुई। तो खैर लंबी कहानी है, आज तो समय भी उतना नहीं है। मुझे 1 बजे आना था, लेकिन जैसा बताया फिक्री जी ने, मौसम दिल्ली का खराब था, चंडीगढ़ तो ठीक था, लेकिन परमिशन मिली नहीं वहाँ से उड़ने की। फिर भी जितना समय मिल जाए उतना अच्छा। तो आज हम सब लोग यहाँ आए हैं। सिकरी जी के बारे में जरूर मैं कहना चाहूँगा कि समाज सेवी व्यक्ति धुन लगी रहती है, उनको अपना काम भी करते हैं, अपना व्यवसाय भी करते हैं, अपने व्यवसाय ग्रुप को भी लीड करते हैं। तो हमने फिर एक काम इनकी जिम्मे लगाया सरकार की ओर से, और वो है CSR ट्रस्ट बनाया है। क्योंकि बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं, व्यापारी हैं, वो अपने प्रॉफिट में से समाज के लिए योगदान करने का नियम है, CSR जिसको कहते हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसको हमारी प्राचीन संस्कृति में जुड़ा हुआ है। हम पहले व्यापार करते थे, कुछ भी करते थे, उसमें दशांश निकालते थे, धर्मादा निकालते थे कि धर्मादा दशांश के माध्यम से समाज की सेवा करनी है, सारा जो कमाना अपने पास नहीं रखना है। अब वो जो कि कानूनी नियम बन गया है, नियम के हिसाब से अब हर ऐसे बड़े व्यवसायिक को, एंटरप्रेन्योर को उसमें से कुछ निकालना होता है और समाज में लगाना होता है। हमने फिर उसको सरकार के नाते ऐसे लोगों को आह्वान किया कि पैसा तो आप लगाएंगे, लेकिन कहाँ लगाएंगे, इसका जरा तालमेल रख करके जहाँ आवश्यकता है वो हमारे ट्रस्ट को भी उसमें अगर इन्वॉल्व करेंगे तो हम बता सकेंगे कहाँ लगाना, क्या करना है। खास करके पीछे जो कोविड हुआ, तो कोविड में CSR के माध्यम से हमारी सारी टोली, जिसको लीड किया सिकरी जी ने, बहुत सामान इन काइंड इन कैश हमने इकट्ठा किया, और उसमें उस योगदान से सरकार ने अपना काम किया, CSR ने अपना किया, और भी जिन लोगों ने योगदान उसमें किया, सब ने मिल करके और कोविड की इस लड़ाई को लड़ा है। और आज हम अनुभव करते हैं कि अब उसको, जिसको कहना चाहिए कोरोना इज ऑन डाइंग स्टेज, खत्म नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी डाइंग स्टेज पर है। और हम आशा करते हैं, प्रभु से प्रार्थना भी करते हैं कि इस महामारी को, बीमारी को दूर करे, ताकि हम स्वस्थ जीवन जी सकें। समारोह में मुख्यमंत्री मनोहर लाल, RSS से जगदीश ग्रोवर, सिरसा के सांसद सुनीता दुग्गल, विधायक सुधीर सिंगला, विधायक सत्यप्रकाश जरावता, थानेसर के विधायक सुभाष सुधा, बीजेपी जिला अध्यक्ष गार्गी कक्कड़,
करनाल से सांसद संजय भाटिया के भाई नवीन भाटिया समेत अन्य अतिथियों का स्वागत करते हुए बोधराज सीकरी ने कहा कि मुख्यमंत्री ने उन्हें सीएसआर ट्रस्ट के उपाध्यक्ष का दायित्व देकर बड़ा सम्मान दिया है। सीकरी जी, आज आपके यहाँ पर आयोजन किया गया एक कार्यक्रम का, जहाँ पे आपने आभार प्रकट किया मुख्यमंत्री साहब को, धनखड़ साहब को, और उसी के साथ ही आज़ादी में जो दुख दर्द सहे हैं लोगों ने, उसकी जो कहानी है उस पुस्तक का भी विमोचन किया। क्या कहना चाहेंगे? ऐसा जी, पहला जो कार्यक्रम था वो आभार का था। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि जब किसी व्यक्ति विशेष को और किसी संगठन से या किसी सरकार से कोई उत्तरदायित्व मिले तो उसका फ़र्ज़ बनता है कि उसका आभार प्रकट करने के लिए, अभिनंदन के लिए, वंदन के लिए, धन्यवाद के लिए कुछ ना कुछ कार्यक्रम। तो उस निमित्त मैंने मुख्यमंत्री महोदय और प्रांत अध्यक्ष भाजपा को बुलाया था, और उसके अतिरिक्त हमारी सुनीता दुग्गल जी सांसद भी थी और 4 विधायक भी थे। और आज के कार्यक्रम का विशेष वो था आभार प्रकट करने का। जहाँ तक विभाजन की विभीषिका का उत्तर सवाल है, ऐसा कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने 14 अगस्त को इस विषय को स्पर्श किया और हमारे जख्मों के ऊपर उन्होंने मरहम लगाया, क्योंकि जो स्थिति हमारे बुज़ुर्गों ने देखी उस समय का वो भयावह, इसको बोलते हैं विभाजन विभीषिका। विभीषिका का मतलब होता है हॉरर, भयावह स्थिति, डर। तो उसको उजागर करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री ने आह्वान किया। फिर मुझे डॉक्टर धनखड़ ने कहा कि सीकरी जी, आपको अपने शहर के जो बुज़ुर्ग हैं जिनकी 80 साल से ऊपर की आयु है, उनके अनुभव को लेख के निमित्त प्रिंट मीडियम के माध्यम से छापना चाहिए। फिर निरंतर 45-50 दिन तक वो चलता रह गया। 10 से 12 अखबार में प्रतिदिन होता था। फिर उनका संकलन किया, संग्रह किया, और उस संकलन और संग्रह की पुस्तक बना करके आज माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से उसका विमोचन किया गया। हमारा लक्ष्य ये है कि ये पुस्तक एक तो प्रधानमंत्री तक पहुँचे और दूसरा हर घर में हो, ताकि उसको पढ़ने के बाद युवा को ये पता चले कि किस पीड़ा से हमारे बुजुर्गों ने उस समय की स्थिति से गुजरा अपने आप को। अगर और देखें तो सर कि ये सिर्फ पुस्तक तक ही सीमित रहेगा या फिर आगे भी इन बुज़ुर्गों के लिए कुछ करना चाहेंगे बोधराज जी? हमारी कोशिश ये है कि इन जो बुजुर्ग चले गए उस स्थिति में उनको शहीद डिक्लेयर किया जाए, एक हमारा लक्ष्य ये है। दूसरा लक्ष्य ये है कि हमें एक संग्रहालय बनाना चाहिए, क्योंकि आज भी हमारे घरों के अंदर पुराने बुजुर्ग की कुछ ना कुछ यादें, किसी का ताला पड़ा है, किसी की चाबी पड़ी है, किसी का ट्रंक पड़ा है, किसी का पीपा बोलते हैं, उस समय पीपा बोलते थे, वो पड़े हैं, किसी की पुस्तकें पड़े हैं, किसी के पत्र पड़े हैं। उनको प्रिजर्व करने के लिए एक संग्रहालय की भी रचना होनी चाहिए। ये भी मेरे मन में है। इसके बारे में मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अलग से बात करूँगा। और उसके बाद हर वर्ष 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका की स्मृति दिवस के रूप में उसको मनाया जाए और भव्य तरीके से पूरे हरियाणा में एक ही कार्यक्रम हो। और मैं तो ये भी कोशिश करूंगा, अगर माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने थोड़ा सी रुचि दिखाई, कि उसमें प्रधानमंत्री जी को बुलाया जाए, ताकि जो भी पूरे देश के अंदर जहाँ कहीं भी वो बुजुर्ग हैं जिन्होंने उस भयावह स्थिति को, उस समय महिलाओं के साथ क्या हुआ, बहनों के साथ क्या हुआ, भाई कितने शहीद हो गए, किसी के साथ बलात्कार हुआ, किसी की स्थिति खराब हुई, वो बड़ी दर्दनाक कहानी है। माननीय ओपी धनखड़ जी ने अभी पिछले महीने एक कार्यक्रम के अंदर इजराइल का उदाहरण दिया कि वहाँ के उन बुजुर्गों को जिन्होंने अपने आप को शहीद किया, मरने नहीं दिया, उनको जिंदा रखा पौधारोपण के माध्यम से, कि वो जिंदा रहेंगे, उनकी यादें जिंदा रहेंगी, वो अमरत्व को प्राप्त हो गए, वो अजर हो गए हैं। तो इस प्रकार का मन में ख्याल है। बाकी तो कई चीज़ें ईश्वराधीन हैं। तो बोधराज जी, आज का जो समय चल रहा है बहुत ही न्यूक्लियर फैमिली का भी होता जा रहा है। एक तरफ जहां बुजुर्गों को वृद्धाश्रम में पहुंचाने का काम किया जा रहा है और वहां पे आप इन बुजुर्गों की कहानी जो सामने लेकर आ रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे कि यूथ क्या करना क्या चाह रहा है? एक तरफ तो न्यूक्लियर फैमिलियों की ओर जा रहा है, अपने परिवार से दूर हो रहा है, वो उनके जो तपस्या, जो हमने पहले भी शहादतें बहुत सारी सही हैं, उनको क्यों नहीं समझ पा रहे? क्या यही सब चीज़ें हमारी शिक्षा में भी होनी चाहिए ताकि वो समझ सके? आपने बहुत उचित विषय दिया है। जो इस समय युवा की स्थिति है उसका एक ही कारण है, वो है शिक्षा पद्धति और संस्कारों का ना होना। इस सरकार ने पिछले वर्ष नई शिक्षा नीति लाए हैं, उसमें संस्कार, सभ्यता, परंपरा के ऊपर भी बल है। यदि वही आज का युवा इस प्रकार की पुस्तकें पढ़ेगा कि कैसे शहादत दी, कैसे खून खराबों की स्थिति के अंदर अपने बच्चों को बचा करके वो यहाँ पर लाए विभाजन के, ये पाकिस्तान तो बाद में नाम हुआ, हम तो कहते हैं हम हिंदुस्तानी हैं। कईयों ने हमें शरणार्थी कहा,
तो इसलिए वो स्थिति जो है ना, उसको दूर करने के लिए आज का युवा, यदि आज का विद्यार्थी इस पुस्तक को पढ़ेगा कि उसके मन के अंदर काफ़ी स्पंदन होगा और उसके मन के अंदर एक ऐसे भाव आएंगे कि मुझे भी अपने राष्ट्र के प्रति, अपने पूर्वजों के प्रति, अपने बुजुर्गों के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने बच्चों के प्रति कुछ सोचना चाहिए। इस कार्यक्रम में पर्यावरण संरक्षण विभाग भाजपा हरियाणा प्रमुख नवीन गोयल, पूर्व डिप्टी स्पीकर गोपीचंद गहलोत, संतोष यादव, अनुराग बख्शी, विनोद मेहता, शिक्षाविद डॉक्टर अशोक दिवाकर, अनिल यादव, प्रवीण अग्रवाल, गगन गोयल, सिविल सर्जन डॉक्टर वीरेंद्र यादव, पार्षद सीमा पहुजा, पार्षद अश्विनी शर्मा, योगिता धीर, मौसम वैज्ञानिक पीएन सिंह, सतीश यादव, राम बहादुर राय समेत अनेक समाज सेवी उपस्थित रहे। इसी तरह तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे आपका अपना चैनल वायरल सच। और आपके अपने चैनल वायरल सच को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।